एसएससी 2025 स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में किस किस के चांसेस हैं एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब पाने के लिए। आइए इस वीडियो में हम इन डिटेल समझते हैं कि स्किल टेस्ट से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और किन किन लोगों की जॉब एक्चुअली में लगने के चांसेस हाई हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेनोग्राफी विद निकिता। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर स्टेनोग्राफी अपडेट्स एंड मोर अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स एंड हाईलाइट्स अबाउट हाउ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क्स। और अगर आप लोग ये चैनल को फॉलो करते हैं देन आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ऑलराइट, सो एज वी ऑल नो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर रहा था अपना एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम 2025 का, जिसमें हमारे ग्रेड सी और ग्रेड डी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हमारी निकली थी, जो रिवाइज्ड एसएससी ने निकाली है, दैट इज़ 1590 वैकेंसीज। सो हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि 1600 वैकेंसीज आपकी जो है वो एसएससी के थ्रू इस साल निकाली गई हैं फॉर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी पोस्ट्स कंबाइंड। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप डी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और ग्रुप सी के लिए आपकी इंडिविजुअली कितनी वैकेंसीज निकली हैं थ्रू एसएससी। ऑलराइट, सो ग्रेड सी की पोस्ट के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 230 ओनली एंड ग्रेड डी के लिए आपकी हैं 1360 वैकेंसीज ओनली। ऑलराइट, तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि 1590 में से हमारी कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अभी फ़िलहाल ही एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो सीबीटी रिज़ल्ट था, मतलब जो लेवल 1 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था, वो आउट किया गया है नवंबर 28 और 29 को ही। एंड जिसमें हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिसने क्वालिफाई किया है हमारे सेकेंड राउंड के लिए, विच इज़ योर स्किल टेस्ट, इट इज़ 31,080 कैंडिडेट्स। सो समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि 1590 वैकेंसीज़ के लिए आपके जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिनको क्वालिफाई किया है पहले राउंड में, दैट इज़ अराउंड 32,000 कैंडिडेट्स। ठीक है, सो अब ग्रेड सी की पोस्ट के लिए हम देख लेते हैं और ग्रेड डी की पोस्ट के लिए देख लेते हैं कि कितने क्वालिफाई किए गए हैं, ताकि हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में चांसेस किन बच्चों के बनते हैं स्किल टेस्ट में एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब पाने के लिए। देखिए, ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई किए हैं 8,624 कैंडिडेट्स एंड वेयर एज ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई किए हैं 22,456 कैंडिडेट्स। ठीक है, ग्रेड सी के लिए जो क्वालिफाई करता है वो जायज़ सी बात है कि वो ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करके क्वालिफाई किया है फॉर योर स्किल टेस्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्किल टेस्ट को अपीयर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कैसे अपना एग्ज़ाम देना है और किन बच्चों के चांसेस कितने हैं और किसको कितनी उम्मीद रखनी चाहिए इस एग्ज़ाम से। इस वीडियो का पर्पस आप लोगों को डीमोटिवेट करना नहीं है, ना आप लोगों को निराश करने का है, बट एक प्रैक्टिकल मैं अप्रोच दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो भी स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं कि उनको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और उनको कैसे अपनी आगे की तैयारी भी करनी चाहिए। ऑलराइट, सो आप ये समझिए, ग्रेड सी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनके चांसेस जायज़ सी बात है बहुत ज़्यादा होंगे जॉब पाने के लिए। रीज़न बीइंग कि उनको उनका जो नीचे ग्रेड डी वाला का जो कंपटीशन है वो तो ख़त्म हो जाता है ना। ग्रेड डी के लिए 22,000 बच्चे अगर क्वालिफाई किए हैं, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई किए हैं, बट ग्रेड सी में जिन लोगों का पेपर निकला है उनका ऑलरेडी ग्रेड डी का भी निकला है। सो उनके चांसेस ज़्यादा हैं एग्ज़ाम को, स्किल टेस्ट को क्लियर करके इन वैकेंसीज़ में जॉब पाने के लिए। आप लोग अपना स्किल टेस्ट देने जाएंगे, अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे और हो सकता है आपकी डिक्टेशंस बहुत अच्छी हों, आपका स्किल टेस्ट बहुत सुपर्ब गया, आपने ट्रांसक्राइब भी कर लिया पूरा मैटर, आपको पूरी उम्मीद हो गई कि अरे अब तो मेरा स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी। बट आप जब अपना फाइनल रिजल्ट देखते हैं बट उसमें आपका नाम अगर नहीं आता है देन यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। बट आपको ये प्रैक्टिकली एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी कि ग्रेड डी वाले के जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। सिर्फ जिन बच्चों का रिटन टेस्ट अगर ग्रेड डी में क्लियर हुआ है उनके चांसेस थोड़े कम हैं, बट जिन बच्चों के दोनों ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों एग्जाम्स क्लियर हुए हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब पाने। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ग्रेड डी के लिए सिर्फ क्वालिफाई करे हैं बच्चे वो अपने स्किल टेस्ट में ढंग से अपीयर ना हो, ऐसा मैं नहीं बिल्कुल बोल रही हूँ, बल्कि आप अपने स्किल टेस्ट में अपीयर हो तो आपको एक टेस्ट में बैठना आएगा,
आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे किस टाइप का एसएससी के अंदर स्किल टेस्ट पूछा जाता है, कैसे डिक्टेशंस आएंगी, क्या प्रेशर रहता है एग्ज़ाम हॉल का, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको ट्रांसक्राइब करना है। तो ये सारी बातें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक अप्रोच, मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शंस में मांगा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपने एक्सपीरियंस से जो मैं आपको बता सकती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनो 2025 के स्किल टेस्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और आपको किस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को अब करना चाहिए। इन माय अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आप लोगों का एग्ज़ाम बाय फरवरी या मार्च मैक्स कंडक्ट हो जाना चाहिए एंड लेट्स बी होपफुल कि तब तक हो ही जाएगा। सो वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इवन नाउ कि आप अपनी प्रैक्टिस को और कैसे बेटर कर सकते हैं। फॉर ग्रेड डी आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन आएगी, मतलब आपकी 800 वर्ड्स की डिक्टेशन बोली जाएगी वहाँ पे। एंड जो ग्रेड सी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन होएगी एट 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे। ऑलराइट, सो एसएससी स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं उनको 50 मिनट्स का टाइम दिया जाता है ट्रांसक्राइब करने का, एंड जो हिंदी चूज़ करते हैं उनको 65 मिनट्स दिया जाता है। वेयर एज फॉर ग्रेड सी इंग्लिश के लिए आपको मिलते हैं 40 मिनट्स एंड ग्रेड सी हिंदी के लिए आपको मिलते हैं 55 मिनट्स एज अ ट्रांसक्रिप्शन टाइम। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस को अकॉर्डिंगली रखिए कि आपके टाइमलाइन के अंदर आपके डिक्टेशन टाइप होनी चाहिए। नाउ द की स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड मास्टर, अभी तक तो आई एम अज्यूमिंग हो ही गई होगी सबकी, एंड जो भी अभी डिक्टेशंस आप प्रैक्टिस करते हैं वो कैलाश चंद्रा मैगजीन से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसी में से कोई ना कोई डिक्टेशन पिक होती है एसएससी के अंदर। प्रीवियस ईयर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग देख लीजिए टू अंडरस्टैंड कि एसएससी में कैसे डिक्टेशंस पूछी जाती हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग में कैलाश चंद्र इनफ रहनी चाहिए आपकी स्किल टेस्ट के लिए। द नेक्स्ट इज़ कि आपकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मीनिंग यू शुड एक्टिवली लिसन टू द डिक्टेशन दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड। मीनिंग क्योंकि अगर आपका कुछ भी वर्ड मिस हो जाता है, अगर आपका ध्यान थोड़े भी सेकंड के लिए इधर उधर हुआ तो आपके 2-3 वर्ड्स मिस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके आगे की आई थिंक 1 और 2 लाइन्स जो है वो मिस या गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें आपके एरर्स आ जाएंगे। इसलिए अपनी लिसनिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने अटेंशन को आप डिक्टेशन की तरफ रखिए एंड इधर उधर अपना ध्यान भटकाने से बचिए। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी काम कीजिए। एज मैंशनड बिफोर, एक स्ट्रिक्ट टाइम्स रहते हैं, टाइम लिमिट्स रहेंगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए। इसलिए आप जो भी डिक्टेशंस को आज भी प्रैक्टिस करते हैं, आज से लेकर स्किल टेस्ट तक, आप उसको रोज़ पढ़िए, उसको ट्रांसक्राइब कीजिए और टाइप करिए विद इन द टाइम लिमिट या टाइम लिमिट से बहुत पहले। मैंने जब अपना स्किल टेस्ट दिया था तो मैंने बहुत फटाफट से अपना क्या कहते हैं डिक्टेशन को टाइप कर लिया था और उसको ट्रांसक्राइब करके रखा था, और फिर मैंने उसको पूरा एक बार गो थ्रू किया। मैंने अपने स्टेनो के साथ अपनी टाइपिंग मैटर को कंपेयर किया कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं गया। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम अपना शॉर्ट हैंड लिखा हुआ 1-2 लाइन्स मिस कर देते हैं, तो वो कंपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी मेरा टाइम कुछ बचा था तो मैंने फटाफट से अपनी जो मैंने टाइप किया था मैटर उसको भी एक बार गो थ्रू कर लिया, तो जिसकी वजह से आपके खुद को ही आपको इतने सारे अपने एरर्स दिख जाते हैं जो आप उसी टाइम पे करेक्ट कर लेते हैं, तो आपकी मिस्टेक्स कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टाइप विद इन द टाइम लिमिट, वो इम्पॉर्टेंट है। देन इज़ फोकस ऑन योर एक्यूरेसी एंड पंक्चुएशन। अभी तक अगर आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी कर ही रहे हैं, कब से आई एम अज्यूमिंग, तो आपकी एक्यूरेसी पर तो आप लोग काम कर ही रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर। बट ये मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि एक्यूरेसी अटेन करना स्टेनोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मिस्टेक्स कम होनी चाहिए बिकॉज हर एक पंक्चुएशन मार्क का, फुल स्टॉप का, कॉमा का, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपके मिस्टेक्स के अंदर जो है वो काउंट होते हैं। सो जब भी आप अपनी टाइपिंग मैटर करते हैं, जब भी आप अपनी डिक्टेशन को टाइप करते हैं तो उसमें पंक्चुएशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि अरे उस टाइम पे तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि वैसे ही हमारी टाइपिंग की आदत बन जाती है, तो एग्ज़ाम में भी आप लोग वो ही प्रोड्यूस करते हैं। सो इसीलिए अपनी प्रैक्टिस जब भी आप करिए अपनी एक्यूरेसी और पंक्चुएशंस पे ध्यान दीजिए।
अगेन नेक्स्ट इज़ योर, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। आप बहुत सारी डिक्टेशंस ऑनलाइन हमको प्रोवाइड होती हैं, आप उनको डेली डेली आप कोई भी डिक्टेशंस उठा के लिख सकते हैं, बट कैलाश चंद्रा मैगजीन्स आई वुड स्टिल सजेस्ट आप वो ही रेगुलरली कीजिए। देन नेक्स्ट इज़ योर प्रैक्टिस विद रिसोर्सेज। आप स्टेनोशाला करके एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, आप उनके वेबसाइट पे जाकर भी अपनी स्टेनो के लिए जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर अभी तक किसी ने वो वेबसाइट नहीं यूज़ करी है तो आई वुड सजेस्ट अभी आप अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिस करते आए हैं उसी पे स्टिक कीजिए, कुछ भी नया ऐड ऑन मत करिए। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर शॉर्ट हैंड और आपको लगता है कि आप एक नए प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी स्पीड को टेस्ट करना चाहते हैं, या अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी आपके लिए, देन प्लीज़ गो अहेड। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और उस पर आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। देन अगेन इज़ योर बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग की बोर्डिंग स्किल्स। ऑब्वियसली जैसे हमने आज तक बात करी है कि अपनी टाइपिंग पे काम कीजिए। मैं डे 1 से अपनी सारी वीडियोस में ये बात बोलती हूँ कि आप सिर्फ शॉर्ट हैंड नहीं बल्कि अपनी टाइपिंग पे भी ध्यान दो। And last but not the least is to create a routine. As mentioned in all of my videos, अगर आप देखेंगे मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि आप अपनी डेली प्रैक्टिस ऑन रखिए। स्टार्टिंग से भी मैं यही चीज़ बोलती आई हूँ कि चाहे आप 1-2 डिक्टेशन से कीजिए बट आप डेली अपनी शॉर्ट हैंड को प्रैक्टिस कीजिए। आई एम होपफुल कि आप लोगों की अभी बहुत अच्छी स्पीड डेवलप हुई होगी फॉर योर स्किल टेस्ट, बट उस कॉन्फिडेंस में आप ऐसा नहीं कि चल मैं आज प्रैक्टिस नहीं करता। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप रोज़ अपनी प्रैक्टिस को कैरी ऑन कीजिए। अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, पंक्चुएशंस, अपनी टाइपिंग विद इन द टाइम लिमिट एंड अपनी रिविजन ऑफ द डिक्टेशन दैट यू हैव टाइप्ड, इसके ऊपर काम कीजिए। आप डेफिनेटली सक्सीड होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ अपियरिंग फॉर द स्किल टेस्ट। एंड अ फ्यू एग्जाम डे टिप्स फ्रॉम माई एंड। आप बिल्कुल काम रहिएगा, इंस्ट्रक्शंस जो भी वहाँ पे बोली जाती हैं उसको क्लियरली फॉलो कीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड पे भी सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे तो उनको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। एंड अवॉइड प्रोहिबिटेड आइटम्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम आपको अंदर या मेटल के आइटम आपको अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं होगा। सो जो भी आपका सिर्फ एसेंशियल सामान है उसी को आप कैरी कीजिएगा ताकि आपको लास्ट मिनट कुछ भी हैसल ना हो या हबड़ा दबड़ी कुछ भी ना हो। वहाँ पर जो भी आपका सेंटर पड़ा है उसको आप पहले ही मैप्स में एक बार देख लीजिए, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, कैसे आपको पहुँचना है, कितना टाइम आपको लगेगा पहुँचने के लिए। तो ये सब प्लानिंग आप वेल इन एडवांस रखिएगा ताकि आपको लास्ट मिनट कोई भी हसल ना हो एंड ऑल्सो आपका टाइम बचे। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।